बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अनीला बशीर और आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं तदवीर मीडिया के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि इस वक्त मुल्क की जो सियासी मौजूदा सूरत हाल है यकीनन तमाम जो मुल्क के बसने वाले हैं उनके लिए काफ़ी परेशान कुन है। और अगर हम बात करें सेहत के हवाले से तो सेहत के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं और आवाम को सेहत की जो सहूलियात हैं वो भी इस तरह से मैसर नहीं है जैसा कि एक रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि अपने आवाम का हर तरह से ख्याल रखें, क्योंकि रियासत बिल्कुल माँ की तरह होती है। तो साबिन, आज सेहत के हवाले से हम कुछ बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। और बताती चलूँ कि हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल है हमारे गेस्ट, उनका मैं तारुफ आपको कराती जाऊँ। डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक हमारे साथ आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। इनका ताल्लुक बताती चलूँ कि पिम्स हॉस्पिटल से है, ये वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, हमने बात की कि मुल्क की सूरत हाल तो यकीनन काफ़ी परेशान कुन है, लेकिन सेहत के हवाले से भी मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी पहले कि आप हमें बताएं कि आप कहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो अपनी जो खिदमत है वो अंजाम दे रहे हैं। और मेरा ख्याल पिम से आपका ताल्लुक है, तो थोड़ा सा अपनी ड्यूटीज़ के बारे में हमें बताइएगा। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि इस अहम तरीन प्रोग्राम में आपने मुझे मदऊ किया। यकीनन इंसान जब से मुअर्रज़ वजूद में आया है, सेहत के मसाइल भी इंसान को तब से ही दरपेश है। बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में होता हूं। मैं रेजिडेंट रेडियोलॉजिस्ट हूं। मैं रेडियोलॉजी जो है एक बहुत अहम शोबा है मेडिसिन का, उसमें मैं अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहा हूँ। रेडियोलॉजी का मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ पे अल्ट्रासाउंड्स आते हैं, सीटी स्कैन्स आते हैं, एमआरआई आता है और बहुत सारे फ्लोरोस्कोपिक स्टडीज़ हैं, वो सारे हम इस डोमेन में कवर करते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अमूमन जो हमारे सरकारी अस्पताल है वहाँ पे मरीज़ों को जो है वो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और आपने देखा कि उन पर बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। हॉस्पिटल्स की तादाद, हालांकि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन वहाँ पे मरीज़ों की तादाद, और क्योंकि हमारे जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ से भी लोग जो है बड़े हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, तो यहाँ पर ये जो वजूहात हैं, क्या इनका कोई हल मुमकिन है इस वक्त? बेसिकली हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो इस तरह का है कि यहाँ पे प्रॉपर एक रेफरल सिस्टम नहीं है। अगर आप पिम्स की बात करें तो वहाँ पे ज़ुकाम बुखार का मरीज़ भी आता है, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज़ वाले मरीज़ भी आते हैं। होना तो ये चाहिए कि हमारे जो BHUs हैं और DHQs हैं, THQs हैं, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से वो फंक्शनल होने चाहिए। BHU में आपके बेसिक जो केसेस है वो वहाँ डील होने चाहिए, फिर उसके बाद उनका रेफरल THQ होना चाहिए, THQ से फिर DHQ की तरफ आप जाएं, फिर बड़े हॉस्पिटल्स की तरफ आएँ। वो एक सिस्टम ऑफ चेन होता है, उसको आप प्रॉपरली अगर फॉलो करते हैं तो फिर आपके जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनको टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स कहते हैं, जैसे पिम्स हैं, पॉलीक्लिनिक है, इस तरह के हॉस्पिटल पे बर्डन कम पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि हम एक सिस्टम लेस कौम है, हम एक सिस्टम लेस मुल्क है। हमारे पास कवानीन बेशक मौजूद है लेकिन हम उन पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। एक 5 रुपए की पर्ची लेके एक बंदा आता है, वो प्रोफेसर तक अप्रोच डायरेक्ट कर लेता है, हालांकि प्रोफेसर का काम नहीं होता कि वो बैठ के जुकाम बुखार के मरीज देखें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक प्रॉपर सिस्टम लेके आएँ जिसमें प्रॉपर रेफरल सिस्टम हो, जब तक कोई BHU से, THQ से या कोई दूसरे हॉस्पिटल से रेफ़र हो के मरीज़ ना आए बड़े हॉस्पिटल में, हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि हम उनको इनकार कर सकें। मसला ये होता है कि आप जब कोई ऐसे मरीज़ को इनकार करते हैं या उस मरीज़ का इलाज आप नहीं करना चाहते, फिर हमारे लोग बहुत सारे मसले लेके सामने आ जाते हैं। फलां डॉक्टर ने इलाज से इनकार कर दिया, हो मसीहा कातिल बन गए, इस तरह के बहुत सारे इल्काबात से बचने के लिए हमें मजबूरन उनको ट्रीट करना पड़ता है। तो वो ओवरऑल जो है वो बड़े हॉस्पिटल्स में फिर बर्डन बड़ा ज़्यादा होता है। तो हमें अब एक ऐसे सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जिसमें प्रॉपर रेफरल सिस्टम हो, वो हर लेवल पे डॉक्टर्स मौजूद हो, हर लेवल पे पेशेंट असेसमेंट हो, फिर हम इस लोड से बच सकते हैं, फिर एक बेहतर केयर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, एक और मसला जो आजकल बहुत ज़्यादा है कि डॉक्टर्स तो बहुत हैं और आप देखिए कि मरीज़ अगर किसी भी बीमारी का शिकार होता है तो ऐसा होता है कि वो किसी भी डॉक्टर के पास जाता है तो हर डॉक्टर जो है वो अपने हिसाब से जो है वो उसको ट्रीट करेगा और अपने क्या कहना चाहिए कि अपनी एक्सपर्टीज, ज़ाहिर है एक एक्सपर्ट है अपनी फील्ड का, लेकिन उसका ट्रीटमेंट भी दूसरे डॉक्टर से डिफरेंट होगा। अच्छा, वो डायग्नोज भी सही से करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से वो डॉक्टर जो है वो तजवीज़ कर देंगे, नुस्खे भी और इलाज भी। तो क्या इससे कैसे पता चलेगा एक मरीज़ को कि कौन सा डॉक्टर सही है, उससे कहाँ जाना चाहिए? बेसिकली आपने बहुत अहम सवाल की तरफ इशारा किया है।
یہ آج کل جو ہمارے پیشنٹس ہے، بیسک ہوتا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پیشنٹس میں ایجوکیشن کی کمی ہے. ہم ایز اے ملک اگر ہم اپنی لٹریسی ریٹ کو دیکھیں تو ہم بہت پیچھے ہیں. اب ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. ہمارے میڈیسن کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، ہم سرجری والے ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے موقعوں پہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب بھی بس علاج کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. دوسرا مین ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارے ملک کے اندر کویکس بہت زیادہ ہیں. کوئکری جو ہے وہ ہمارے ملک میں، آپ باقی ادھر ادھر کی بات نہ کریں، صرف اسلام آباد کی آپ بات کریں تو یہاں اس کے مضافات میں آپ چلے جائیں، یہاں پہ بے شمار کویکس موجود ہیں. ڈینٹل پروسیجرز کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی سرجریز کر رہے ہوتے ہیں، ختنے کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو مریض ایک دفعہ کویک کے پاس چلا جاتا ہے، ان کی نظر میں وہ بھی ڈاکٹر ہے. کوئی لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے. جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں نا، جو ہاسپٹلس میں آپریشن تھیٹر میں کام کر رہے ہیں، یا کوئی کسی ڈاکٹر کے ساتھ ان کو اسسٹ کر رہا ہے، وہ بھی نیکسٹ ٹائم دیکھیں تو اپنا کلینک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. بیسیکلی جو ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ اپنا کام پراپرلی نہیں کر رہی. ان کا کام ہی یہ ہے کہ آپ PMDC لائسنس چیک کریں، آپ جو کلینکس ہے وہاں وزٹ کریں، وہاں ڈاکٹر بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا وہ دیکھیں، وہاں پہ کون کون سے پروسیجرز ہوتے ہیں وہ دیکھیں. آپ کا تو کام ہی یہ ہے نا، اس کے لیے ریگولیٹری اتھارٹیز بنائی گئی ہیں. اگر وہ پراپرلی دیکھ رہے ہیں، وہ اتنی تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ پراپرلی اگر یہ چیک اینڈ بیلنس رکھے تو یہ چیزیں نہ ہوں. دوسرا جو آپ نے بات کی کہ ڈفرینٹ علاج ہوتا ہے ہر ڈاکٹر کا. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہر جو بیماری ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں. اب وہ گائیڈ لائنس بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، جیسے امریکن گائیڈ لائنس کی آپ بات کریں، اور باقی بہت ساری ایسی گائیڈ لائنز ہیں جو ایک دوسروں سے تھوڑا بہت ڈفر کر رہی ہوتی ہیں. اب یہ میرے پاس آپشن ہے بینگ اے ڈاکٹر کہ میں کون سے آپشن کو بطور میں اپنے لیے بھی بہتر سمجھتا ہوں اور مریض کے لیے بھی بہتر سمجھتا ہوں. جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، جو ماہر ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کے پاس ریلیٹیولی جو ہے یہ چانس کم ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ کوئی ڈفرینس آئے. لیکن آپ ان کو کمپیئر کر لیں، جو کویکس ہیں، جو میری آپ کی نظر میں یا جو کامن میسز ہیں ان کی نظر میں وہ بھی ڈاکٹرز ہیں، تو ان کا اور میں جو ڈاکٹر ہے ان کے پرسکرپشن میں اور ہر طرح کے اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہونا بھی چاہیے اور ہوتا بھی ہے. تو بیسیکلی ایشو یہاں پہ ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا پینل جو ہے وہ گلگت بلتستان میں الیکشن میں جیتا ہے، اور آپ سیکٹری انفارمیشن نام سے دوں، اس پر تو آپ کو مبارکباد بھی دیں گے. گلگت بلتستان کی بنیادی مسائل اس وقت کیا ہیں، اور صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کا پینل وہاں پہ کیا خدمات انجام دے رہا ہے؟ بہت شکریہ. ایک تو آپ نے مبارکبادی دی. دوسرا، ابھی ریسنٹ ہمارے الیکشنز ہوئے تھے ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن گلگت بلتستان کے لیے. وہاں جس کے صدر ڈاکٹر بہادر شاہ صاحب ان اپوزڈ الیکشن جیتے، جس کے پینل میں ہم لوگ بھی تھے. مجھے بینگ انفارمیشن سیکٹری انہوں نے نامزد کیا تھا. بیسیکلی گلگت بلتستان جو ہے وہ ایک فار فلنگ ایریا ہے. آپ مرکز سے آپ جتنا دور جاتے ہیں، اسلام آباد کی آپ بات کریں تو یہاں سے بہت دور ہے، تو وہ سروس ڈیلیوری کا ایک بڑا مسئلہ آتا ہے. بیسیکلی ہمارا بجٹ کم ہوتا ہے گلگت بلتستان کا. ایک تو وہاں گورنمنٹ اور یہاں گورنمنٹ کا ڈفرینس ہے. اب وہاں پہ PTI کی گورنمنٹ ہے، یہاں پہ نون لیگ ہے. یہ بجٹ ریلیز نہیں کرتے ہیں. اب بجٹ ریلیز نہیں ہوگا، ظاہر ہے وہ آپ کو ہر جگہ بجٹ نہیں مل رہا ہوگا، تو سروسز کا تو بڑا مسئلہ آئے گا ہی آئے گا. دوسرا جو مین ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی 3 ڈفرینٹ جو پے سسٹمز چل رہے ہیں. ایک انہوں نے ہائر کیے ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے ڈاکٹرز ہائر کیے ہیں. اب ان کو وہ پے کر رہے ہیں 6 لاکھ روپے. اب دوسرا جو ایک انہوں نے پیکیج لایا ہوا ہے وہ 3.5 لاکھ 3 لاکھ ہے. وہ اسپیشل پے پیکیج والا ایک آپشن آیا ہوا ہے. اور تیسرا جو ہے جو وہاں ریگولر ڈاکٹر ہے اس کو ہم اب 1.5 لاکھ کریں 2 لاکھ کریں آپ پے دے رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو لوکل ڈاکٹرز ہیں، جن میں میں خود بھی شامل ہوں، ہم وہاں کے مقامی لوگ ہیں، وہاں پہ ہم اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں. آپ ہمیں ایک پے کرتے ہیں 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے، جبکہ باہر سے کسی اور کو اسی اسپیشلٹی میں اسی لیول کے بندے کو، بلکہ اس سے کم جونیئر بندے کو آپ لے کے آتے ہیں اور اس کو 6 لاکھ روپے آفر کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک ڈسپیرٹی ہے. اچھا، اس میں یہ کس کا قصور کس کا ہے؟ یہ گورنمنٹ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ ہے یا
आपको विफाक से यहाँ से कुछ अभी ये रिसेंटली इन्होंने ये पैकेज लाया हुआ है जो शफा इंटरनेशनल वाले डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर अभी बाकायदा हमने एक प्लान भी किया हुआ है, एजुटेशन की तरफ हम जाएंगे और बहुत सारे जो हमारे हाथ में जितने भी तरीके होंगे हम वो करने के लिए तैयार है। हम कहते हैं कि आप कहीं से भी लेके आए डॉक्टर्स, हमें कोई मसला नहीं है, आप अमेरिका से लेके आए, यूके से लेके आए, जितना पे देना है दे दे, लेकिन डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। मेरा डॉक्टर जो गिलगित बल्तिस्तान का है सेम कैलिबर का है और सेम लेवल का है, उसको आप 1 लाख रुपए देते हैं और जो बाहर से लेके आते हैं उनको आप जो है ना 6 लाख रुपए देंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है हमारे लिए भी, हर एक के लिए भी। जो आप वहाँ लोकल जो बैठा है वहाँ का डॉक्टर है वो निस्बतन बाहर वाले से बेहतर इलाज करेगा क्योंकि उसको अपने लोगों का दुख दर्द का भी पता है। तो आपने जो सर दूसरा सवाल किया कसूर किसका है, कसूर जो पॉलिसी साज इदारे हैं जिनमें आपके गवर्नमेंट है, जिनमें आपकी ब्यूरोक्रेसी है, वज़ीर आला साहब खुद जिम्मेदार हैं, ब्यूरोक्रेट्स जिम्मेदार हैं, उन्होंने उनको पॉलिसीज इस तरह बना के दी हैं और जो भी रेलिवेंट बनते हैं सब जिम्मेदार हैं। मेरे लिए तो सबसे पहले वज़ीर आला, फिर ब्यूरोक्रेट्स और बाकी जो पॉलिसी साज इदारे हैं ये सारे इसके जिम्मेदार हैं। अच्छा, तो इस हवाले से मुझे बताइए कि आपने बताया कि आपका जो पैनल है उनके कुछ ऐसे गोल्स हैं, क्या आप आगे जाके क्या करना चाहते हैं? वहाँ के लोगों के हवाले से भी बात करूँगी। जैसे आपने अपने डॉक्टर्स के इशू, ज़ाहिर है कि आप जिस शोबे से वाबस्ता होते हैं वहाँ बहुत से मसाइल का सामना होता है, तो क्या ऐसे गोल्स हैं जो आप लेकर चलेंगे? बेसिकली हमारे एरियाज़ में मसाइल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आप देखें वो भी बहुत ज़्यादा मसले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आप देखें वो भी मसाइल का अंबार खड़ा है, और आप अगर देखें उसकी फ़ोर्स की आप बात करें, हेल्थ वर्क फोर्स जो है वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो हमने जो इलेक्शन लड़ा है जिसके थ्रू हम इलेक्ट हुए हैं, हम सबसे पहले हम डॉक्टर की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम मरीज़ की बात करेंगे। हम कहते हैं कि हमें ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाए जिसमें हम बेहतर अंदाज में अपने मरीज़ को हेल्प आउट कर सकें, उनको डायग्नोज कर सकें। हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान से पिम्स में बहुत बड़ा बल्क इसलिए आता है कि वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। आपके हॉस्पिटल में MRI मशीनें नहीं है, CT स्कैन की मशीनें नहीं है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 1970 का बना हुआ है। तो ये सारे डोमेन्स को लेके हम एक जामे मुकम्मल तरीक़ाकार के तहत चलना चाहते हैं और इंशाअल्लाह मसाइल को हल करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक, आपकी गुफ्तगू से हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं वो कितने एनर्जेटिक हैं और उनकी सोच भी कितनी मुस्बत है, कितनी अच्छी है, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं जो हमारा मुस्तकबिल भी हैं और हमारे मुस्तकबिल के ज़ामिन भी हैं, अगर इसी तरह से काम करते रहे तो यकीनन हमारे जो मसाइल हैं इन पर हम काबू पा लेंगे। आज का प्रोग्राम यहीं तक था। अपनी मेज़बान अनीला बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।